हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी मेगा पीवाईक्यू रिवीजन सीरीज में फॉर अपकमिंग यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन। तो आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं लीगल एस्पेक्ट्स और इनकम टैक्स के प्रीवियस ईयर सवाल जो कि पूछे गए थे आपके 2025 जो पेपर आपका कैंसिल हो गया था, और 2021 में जो भी आपके सवाल पूछे गए थे उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए फटाफट से अपने सेशन को शुरू करते हैं। और प्यारे दोस्तों, शुरू करने से पहले प्लीज एक छोटा सा काम कर दीजिए, वो है इस वीडियो को लाइक करने का। और आइए अब बढ़ते हैं फटाफट से अपने सवालों की तरफ। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर यूजीसी नेट एग्जामिनेशंस की, तो हमारे पास मल्टीपल कोर्सेज हैं जिनकी डिटेल्स आपको हमारी ऐप या फिर वेबसाइट पे मिल जाएंगी। रिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू अग्निपथ स्कीम इज इन, बताइए जी। इनकम टैक्स एक्ट 1961 की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो जनाब, ये वाले इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आपका अग्निपथ स्कीम का जो रिडक्शन है वो आपको सेक्शन 80 CCH में दिया गया है। सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। एंटरटेनमेंट अलाउंस फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर fully exempted, fully taxable, partially taxable in selected areas। एंटरटेनमेंट अलाउंस अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिल रहा है तो यार उसकी रिडक्शन मिलती है, बट अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिल रहा है तो ये फुली टैक्सेबल हो जाता है। इट इज नॉट एक्सम्प्टेड एट ऑल। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। As per the provisions of Income Tax Act, the due date of first installment of advance tax is dash of the previous year। तो एडवांस टैक्स की जो पहली इंस्टॉलमेंट जाती है वो 15 जून से पहले पहले जमा करवानी होती है। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, ऑन और बिफोर 15 जून। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट और पेमेंट्स इज नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। देखो जी, 80C के अंदर आपको कुछ डिडक्शंस मिल जाती हैं इनकम टैक्स लॉ के अंदर, और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की एक डिडक्शन है जो यहाँ अवेलेबल रहती है। बट आपको बताना है ये किसकी लाइफ पे आपको अवेलेबल नहीं होगी, स्पाउस, सन, डॉटर या फिर सिस्टर। तो अगर आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम डिपॉजिट कराते हैं अपना, अपने स्पाउस का, अपने सन का, अपनी डॉटर का, तो डिडक्शन ले सकते हैं। बट सिस्टर के लिए कोई डिडक्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगी, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी का बन जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है जी हमारे पास, राम इज सुपर सीनियर सिटीजन एंड नॉन रेजिडेंट इंडियन, द इनकम टैक्स एग्जम्पशन लिमिट फॉर राम इज। अब देखो, राम सुपर सीनियर सिटीजन तो है बट नॉन रेजिडेंट है, तो उसकी इनकम टैक्स एग्जम्पशन लिमिट क्या होगी। देखो, ये वाला सवाल हमारा पुराना है तो ओल्ड रिजीम के हिसाब से ही आपका आंसर किया जाएगा। और यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि सुपर सीनियर सिटीजन वैसे तो 5 लाख की एग्जम्पशन लिमिट क्लेम कर सकते हैं, बट उसके लिए उनका रेजिडेंट होना बहुत जरूरी है। अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो वो 2.5 लाख वाली 2,50,000 वाली स्लैब में ही कवर्ड रहेंगे। इसीलिए करेक्ट आंसर जो हमारे पास यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर डी का प्यारे दोस्तों बन जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारे सामने सवाल है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन रिगार्ड टू हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। Amount of income tax shall be increased by health and education cess। सेकेंड स्टेटमेंट है, अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स एंड सरचार्ज शेल बी इंक्रीज्ड बाय हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अब ये को दोनों स्टेटमेंट एक जैसी हैं, बट इसमें एक डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो इनमें से आपको एक ही चूज करनी पड़ेगी, एक ही इनमें से करेक्ट होगी। तो कौन सी वाली करेक्ट होगी वो आपको बताना है। देखो, अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स एंड सरचार्ज शेल बी इंक्रीज्ड बाय हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, सेकेंड वाली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होगी, क्योंकि आपका पहले इनकम टैक्स आप कंप्यूट करते हो, इस इनकम टैक्स के ऊपर आप सरचार्ज ऐड करते हो, और सरचार्ज ऐड करने के बाद जो आपका अमाउंट आता है उसके ऊपर आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लेवी करते हो। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, इसीलिए करेक्ट आंसर हमारे पास बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। फर्स्ट वाली स्टेटमेंट करेक्ट तभी होगी अगर सरचार्ज नहीं है, बट ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। सेकंड वाली आपकी ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है पूरे कंसेप्ट को, पूरी सीक्वेंस को, और इसीलिए वो आंसर यहां पे हमारा बन जाएगा। चलिए, सवाल है, अंडर ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम, तो ये जो सवाल है बेसिकली न्यू टैक्स रिजीम को लेकर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इंडिविजुअल एसएससी कैन ऑप्ट फॉर द ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 बीएसी। तो बिल्कुल न्यू रिजीम आपकी इसी सेक्शन के अंदर यहां पे बता रखी है। टोटल इनकम इज कंप्यूटेड विदाउट अवेलिंग ऑफ द ब्लॉक्ड इंसेंटिव्स। तो अगर आप ये न्यू रिजीम फॉलो करते हैं तो आपको कुछ इंसेंटिव्स, कुछ रिडक्शंस को त्यागना पड़ेगा।
अगर आप उन्हें नहीं त्यागेंगे तो आपको ये न्यू रिजीम का फायदा नहीं मिलेगा। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो भी बिल्कुल सही हो जाती है। तो 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं और इसीलिए करेक्ट आंसर आपके पास यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर सी का। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिगार्ड टू इंटरेस्ट ऑन एक्सेस रिफंड। देखो, इनकम टैक्स लॉ के अंदर अगर आपको रिफंड मिलना है, उस रिफंड के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। आपने सरकार को एक्स्ट्रा टैक्स जमा करवा दी, अब आपका रिफंड आ रहा है सरकार की तरफ से, तो सरकार उस रिफंड पे आपको इंटरेस्ट भी देगी। कितना इंटरेस्ट देगी वो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। 1%, 0.5%, 1.5% या फिर 0.25% पर मंथ। तो प्यारे दोस्तों, जो रिफंड है उस पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है 0.5% पर मंथ के बेसिस पे दिया जाता है, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी का बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है जी, इन रिगार्ड्स टू टैक्स प्लानिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो टैक्स प्लानिंग के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, सही है, वो आपको बताना है। इट इज टैक्स अवॉइडेंस, इट इज टैक्स इवेशन, इट इज रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी टू मिनिमम, बोथ ए एंड बी। तो टैक्स प्लानिंग के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप अपने टैक्सेस को प्लान करते हैं कि आप जो भी गवर्नमेंट की डिडक्शंस वगैरह, एग्जम्पशंस वगैरह अवेलेबल हैं उनको अवेल करें और अपनी टैक्स लायबिलिटी कम से कम कर दें। तो इसमें आप कुछ इवेजन वगैरह नहीं कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, कुछ टैक्सेस चुराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जो सरकार की आपके लिए इंसेंटिव स्कीम्स वगैरह अवेलेबल हैं, जो लॉ के अंदर आपके लिए एग्जम्पशंस अवेलेबल हैं, आप उनको जेन्युइन तरीके से क्लेम करके अपनी टैक्स लायबिलिटी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए करेक्ट आंसर हमारे पास ए बी का नहीं बनेगा, सी का बनेगा। इट इज रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी टू मिनिमम। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी का यहाँ पे बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट ऑफ श्योरिटी। देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की अगर हम बात करते हैं ना, तो उसमें आपके पास एक डेटर होता है, एक क्रेडिटर होता है और एक होता है आपका श्योरिटी। तो यहाँ पे क्रेडिटर ने डेटर को लोन दिया और श्योरिटी ने गारंटी दी कि यार अगर डेटर पैसे नहीं देगा तो फिर मेरी जिम्मेदारी यहाँ पे हो जाएगी। राइट ऑफ सबरोगेशन, देखो डेटर ने पैसे यहाँ पे नहीं दिए, श्योरिटी को पेमेंट करनी पड़ी, तो श्योरिटी स्टेप्स इन द शूज ऑफ क्रेडिटर और इसे ही सबरोगेशन बोला जाता है। तो बिल्कुल एक राइट है। राइट टू रिवोक, अब बताइए क्रेडिटर ने डेटर को 1 लाख रुपए दे दिए, श्योरिटी ने गारंटी दे दी, श्योरिटी अगले दिन फोन करता है कि यार मैं गारंटी नहीं दूंगा, मैं गारंटी को रिवोक कर रहा हूं, गारंटी को खत्म कर रहा हूं, क्या इज इट पॉसिबल? सर ऐसा अगर करेगा श्योरिटी तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, ऐसे तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी खत्म हो जाएगा। तो देखो, पुरानी जो आपने गारंटी दे दी, आप उसको रिवोक यूनिलेटरली खुद से नहीं कर सकते हो। अगर क्रेडिटर एग्री कर जाए तो रिवोक कर सकते हो, बट खुद से रिवोक करने का राइट, हक आपके पास नहीं है। तो राइट टू रिवोक इज नॉट अ राइट ऑफ दी श्योरिटी। हाँ, फ्यूचर की गारंटीज के लिए मना कर सकते हो, बट पुराने लोन के लिए जो गारंटी दे दी, इट कैन नॉट बी यूनिलेटरली रिवोक। तो ये आपका राइट यहाँ पे नहीं बनेगा और यही आंसर होना चाहिए। राइट टू क्लेम सेट ऑफ, तो अगर आपका कोई और लोन दिया हुआ है आपने क्रेडिटर को, तो आप उसके अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं। राइट टू क्लेम इंडेमनिटी, तो यार अगर यहाँ पे श्योरिटी ने क्रेडिटर को पेमेंट करी है तो वो इंडेमनीफाई करवाएगा अपने आप को डेटर से, तो ही हैज अ राइट टू क्लेम इंडेमनिटी। तो बाकी सब सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर यहाँ पे बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिफिकेशन ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स की अगर हम बात करते हैं, तो एक ऐसा होल्डर है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जिसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिला है गुड फेथ में, और कंसीडरेशन कंसीडरेशन कुछ उसने यहाँ पे लिया है और उसके बदले आपको ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो मिल रहा है। तो कंसीडरेशन के बिना अगर आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिल रहा है तो आप होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बनेंगे। ऑप्शंस हैं, ही मस्ट बी अ होल्डर, ही मस्ट बी अ होल्डर विदाउट कंसीडरेशन। अरे यार, कुछ कंसीडरेशन आपकी तरफ से फ्लो करना चाहिए तो ही आपको ये इंस्ट्रूमेंट मिलेगा, तभी आप ड्यू कोर्स वाले होल्डर बनोगे। तो ये वाली स्टेटमेंट तो गलत हो जाती है और यही आंसर होना चाहिए। सी, ही मस्ट हैव बिकम अ होल्डर इन गुड फेथ, तो ये भी सही है। सो ऑप्शन नंबर बी इज नॉट अ क्वालिफिकेशन, सो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द आंसर। Secretary cannot reveal trade secrets which he comes to know during his course of employment is स्टेट्यूटरी लायबिलिटी, कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी, लीगल लायबिलिटी, लायबिलिटी अंडर एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। देखो, अगर आप किसी को अपना सेक्रेटरी या फिर बेसिकली अपना एक एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉय यहाँ पे रिक्रूट कर रहे हो, तो आपका एक ना कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, दैट इज योर, आपकी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जिसमें आपके टर्म्स और कंडीशंस होते हैं
कि यार आप क्या टर्म्स पे ऊपर अपना जो एम्प्लॉयमेंट है वो करेंगे और क्या कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, कैसे आपको सीक्रेट्स वगैरह जो पता लग रहे हैं वो किसी और को नहीं बताने हैं। तो ये बेसिकली आपका ना कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो ये लायबिलिटी है ना वो बनता है। सो दैट इज गोइंग टू बी अ कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो यहाँ पे अब हमारे पास सवाल है जी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस कैन बी चार्ज्ड इन द इनवॉइस अंडर जीएसटी। तो जीएसटी के अंदर हमारे जो इनवॉइसेस हैं उसमें कितने टाइप के टैक्सेस को चार्ज किया जा सकता है, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। देखो जी, ब्रॉडली आपके तीन तरीके के टैक्सेस होते हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। देखो, आईजीएसटी अगर आपका एक स्टेट से दूसरी स्टेट का ट्रांजैक्शन है, अगर विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शन है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी, या फिर इसकी जगह यूटीजीएसटी अगर आप विद इन द यूटी ट्रांसफर कर रहे हो। तो ब्रॉडली आपके तीन तरीके के टैक्सेस हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी ऑब्लिक यूटीजीएसटी। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी का प्यारे दोस्तों बन जाएगा। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास अब सवाल है जी, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर। तो ये वाला सवाल आपका कंपनी लॉ से जुड़ा हुआ है जी। और यहाँ पे हमारी दो तरीके की रेजोल्यूशन हमें देखने को मिल जाती हैं। एक हमारे पास है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और दूसरी हमारे पास है स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन आपकी सिंपल मेजॉरिटी, यानी कि 50% से ज्यादा लोगों ने अगर हामी भर दी, हाँ कर दिया, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन आपका यहाँ पे पास हो जाएगा। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए आपकी मेजॉरिटी आपको ज्यादा चाहिए रहती है, आपको 3/4 मेजॉरिटी चाहिए रहती है एक स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करने के लिए। तो अभी यहाँ पे कुछ केसेस दिए हैं और पूछ रहे हैं कि किस केस में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से बात बन जाएगी। ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल को ऑल्टर करना है तो बिल्कुल कर सकते हो। और ऑथराइज्ड कैपिटल वो मैक्सिमम कैपिटल है जितना कंपनी अपनी लाइफ टाइम में रेज कर सकती है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसे आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से बिल्कुल यहाँ पे ऑल्टर कर सकते हो। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए का बनेगा। इसके अलावा अगर आपको रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करवाना है और ये चेंज आपका दूसरी स्टेट में है, आपको शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना है या फिर मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज को ऑल्टर करना है, फिर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन ही पास करना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारे सामने सवाल है, अ फॉरेन कंपनी कैन कॉन्स्टिट्यूट सीएसआर कमेटी विद मिनिमम ऑफ। देखो, सीएसआर का मतलब है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जानते हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आपके सीएसआर को लेकर इलेबोरेट प्रोविजंस बनाए गए हैं, और जो कंपनीज कुछ कंडीशंस को पूरा करती हैं उनको सीएसआर स्पेंडिंग भी मैंडेटरी कर दी गई है। और जिन भी कंपनीज में सीएसआर के प्रोविजन अप्लाई करेंगे उनको एक सीएसआर कमेटी भी बनानी पड़ेगी। और ये जो सीएसआर कमेटी बनेगी इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा ये डिपेंड करेगा टाइप ऑफ कंपनी के ऊपर। देखो, नॉर्मली ऐसी जो आपकी कंपनीज रहती हैं उसके अंदर सीएसआर कमेटी में आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वगैरह भी अपॉइंट करने पड़ते हैं। बट अगर फॉरेन कंपनी की बात करें तो फॉरेन कंपनी के लिए बोला गया कि सीएसआर कमेटी के अंदर कम से कम 2 मेंबर होंगे, कम से कम 2 लोग होंगे। तो ऐसा यहाँ पे आपको बोला गया और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 2 डायरेक्टर्स का बन जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर यहाँ पे होगा। चलिए, तो यहाँ पे अभी हमारे सामने सवाल है, द प्रिंसिपल ऑफ केविएट एम्प्टर इज गवर्न्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। तो केविएट एम्प्टर का प्रिंसिपल आपको कहता है लेट द बायर बीवेयर। और ये वाला जो प्रिंसिपल है ये प्यारे दोस्तों आपके सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 से क्लियरली जुड़ा हुआ है। और इसीलिए करेक्ट आंसर हमारे पास जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी का बन जाएगा। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे अभी हमारे सामने सवाल है, विद रेफरेंस टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं, सही हैं, वो आपसे पूछी जा रही हैं। इट इज ए लीगल राइट दैट प्रोटेक्ट्स क्रिएशंस एंड इन्वेंशंस। एक लीगल राइट है जो आपकी क्रिएशंस और इन्वेंशंस को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। तो बिल्कुल सही है आपकी पहली स्टेटमेंट की। आपका अगर कोई कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट है तो आपको एक लीगल हक यहाँ पे मिल जाता है कि कोई उसे और कॉपी नहीं कर सकता। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क बिल्कुल ये सारी चीजें आती हैं। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास बनेगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2 का। चलिए, तो प्यारे दोस्तों अभी हमारे सामने सवाल है जी, द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज कॉल्ड।
तो देखो हमारे पास बेलमेंट के अंदर क्या होता है कि आप अपना सामान किसी और को देते हैं किसी काम के लिए, और अगर आपने अपने सामान को गिरवी रखा कोई उधारी के लिए, कोई डेट के लिए, कोई लोन के लिए, तो इट इज रेफर्ड टू एज प्लेज। प्लेज इज अ स्पेशल केस ऑफ बेलमेंट जिसमें आप कुछ मॉर्गेज रखते हैं, गिरवी रखते हैं कोई लोन के लिए, कोई उधारी के लिए। और इसीलिए करेक्ट आंसर हमारे पास जो यहाँ पे बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी, प्लेज का बन जाएगा। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा सेशन। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस सेशन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और हमारे सभी कोर्सेज की डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हैं एविस्टडी क्लासेस के ऐप पे। एंड प्यारे दोस्तों, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। नीचे नंबर आपको देखने को मिल रहा है, आप इस पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज के लिए सेशन में इतना ही जी, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।